खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मिनाहिल रफीक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवान तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म दास्तान और शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का अहवाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये भी आपको बताएंगे। बात करें माली साल 2024-25 का बजट आज से लागू हो गया। बजट में लगाए गए टैक्स पर अवाम और ताजिर बरादरी दोनों सरापा एहतजाज हैं। नए बजट के बाद अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में किस हद तक इजाफा होगा और हुकूमत की जानिब से महंगाई की शरह में कमी के दावे की क्या हकीकत है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर। लागू हो गया। बजट में लगाए गए टैक्स पर अवाम और ताजिर बरादरी दोनों सरापा एहतजाज हैं। नए बजट के बाद अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में किस हद तक इजाफा होगा और हुकूमत की जानिब से महंगाई की शरह में कमी के दावे की क्या हकीकत है, ये सब भी जानेंगे। माली साल 2024-25 का बजट आज से लागू हो गया। तफसीलात जानते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ, बताएगा। जी, माली साल 2024 के बजट के हवाले से आज से उसका नाफिजुल अमल हो गया है। बजट नाफिज होने से जो 18% GST मुख्तलिफ चीज़ों पर लगाया गया है, सनतकार, ताजिर बरादरी सब सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। इससे महंगाई में कितना इजाफा होगा, कितनी कीमतों में इजाफा होगा, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉमर्स चैम्बर एंड कॉमर्स के सीनियर नायब सदर साकिब फैयाज साहब। उनसे पूछते हैं इस बजट से क्या जो है वो महंगाई में कितना इजाफा होगा, कीमतों में कितना इजाफा होगा। देखें, ये बजट जो है और उसमें जो ख़ास तौर पे जो सेल टैक्स एग्जेम्प्टेड आइटम थे, अब उनके ऊपर सेल टैक्स आयद कर दिया गया है। तो इसका मतलब है वो सेल टैक्स जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, उसने कंज्यूमर के ऊपर ही ट्रांसफ़र होना है, उसने कंज्यूमर ने उसको पे करना है। ये हो नहीं सकता कि वो सिर्फ विद इन इंडस्ट्री में ही वो कंज्यूम हो जाए। अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट बननी है, जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट होती है, जब वो हाई होगी, और ये जो एग्जाम थे, मैं आपको बताऊं कि जितनी भी जब सेल टैक्स एग्जेम्प्टेड जो भी आइटम थे वो तमाम के तमाम वही थे जो एसेंशियल आइटम थे, जो कंज्यूमर आइटम थे, कि ताकि आवाम के ऊपर इसका बोझ ना पड़े। लेकिन अब जो है वो क्योंकि तमाम एग्जेम्पशंस ख़त्म कर दी गई हैं IMF के नाम के ऊपर, कि ये वो कहते हैं कि तमाम एग्जेम्पशंस ख़त्म की जाएँ, लेकिन इससे महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा। आपने बात सुनी जो फेडरेशन के जो सीनियर नायब सदर हैं साकिब साहब की, उनका कहना यह है कि जो महंगाई के नंबर्स तो यकीनी तौर पर कम हुए हैं, जो नंबर्स बताते हैं, लेकिन अगर आम आदमी से पूछा जाए तो उसका बजट बनाना, उससे पूछा जाए कितना मुश्किल हो गया है। साथ में अद्वियात और रोज़ाना बुनियादी अशियाई कीमतों में इजाफे से जो अगर हुकूमत क्लेम भी करती है कि कीमतें कम हुई है, तब उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। बजट में प्रॉपर्टी के लेन देन पर टैक्सेस की शरह में कई गुना इजाफा कर दिया गया। टैक्सेस की भरमार से प्रॉपर्टी का कारोबार ना होने के बराबर रह जाएगा। प्लॉट की खरीदो फरोख्त करने वाले सरमायाकारों का सरमाया डूबने का खतरा बढ़ गया। प्रॉपर्टी के लेन देन पर पहले कौन से टैक्सेस थे और उनकी शरह क्या थी, अब किस टैक्स की शरह में इजाफा किया गया है, जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ, बताएगा तफसीलात क्या हैं आपके पास प्रॉपर्टी के कारोबार पर लगे टैक्सेस की शरह में इजाफे के हवाले से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि बजट 2024-25 आ चुका है, कौमी असम्बली से पास भी हो गया है। इसमें फिनांस बिल भी पास हो गया है, जिसके तहत जो टैक्सेस हैं उसमें इजाफा किया गया है। अब मुख्तलिफ सेक्टर के टैक्सेस में इजाफा किया गया है, जिसमें प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। पहले जो इसमें दो किस्म के टैक्स थे, एक कैपिटल वैल्यू टैक्स था और एक कैपिटल गेन टैक्स था। कैपिटल वैल्यू टैक्स जो था वो उसकी शरह थी 3% नॉन फाइलर के लिए, और जो नॉन फाइलर था उसके लिए 10.5% थी। इस तरह से कैपिटल गेन टैक्स था, जो फाइलर था उसके लिए 3% थी, जो नॉन फाइलर था उसके लिए 6% थी उसकी शरह। अब ये जो CVT है इसको तो नहीं छेड़ा गया, वो तो वही रहेगी, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स जो है उसको बढ़ा दिया गया है। अब जो फाइलर होगा उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा और जो नॉन फाइलर होगा वो 45% देगा उसका टैक्स। यानी कि जो प्रॉपर्टी की उस वक्त DC वैल्यू होगी या जो भी FBR की वैल्यू निकाली गई होगी उस वक्त प्लाट की कीमत की, उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। पहले ये होता था कि जो कैपिटल गेन टैक्स है ये 3 साल के बाद कम होता 2.5% कमी आती थी इसमें, ये कम होता ख़त्म हो जाता था। और अगर कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी भी सेल करता था 3 साल के बाद, तो उसके ऊपर वो टैक्स ख़त्म हो जाता था। अब इसको रखा गया है, यानी अब जब भी फ़रोख्त करे, आज करे, कल करे, 5 साल का बाद करे, तो उसको वो टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो टैक्स की भरमार कर दी गई है और कहा गया है
कि ये बजट जो है इसमें टैक्सेस नहीं लगाए गए, हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी बजट के अंदर आमदन बढ़ाने के लिए टैक्सेस ही लगाए जाते हैं और कुछ नहीं किया जाता। तो ये कहना कि ये टैक्स फ्री बजट है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से अब प्रॉपर्टी की जो जिस तरह से पहले बूम आया था प्रॉपर्टी के ऊपर आज से 3-4 साल पहले, अब वो बूम नहीं रहेगा। मज़ीद उनकी जो कीमतें डिक्रीज होंगी और इसके कारोबार में कमी आएगी। जी, कारोबार में कमी आने का खदशा है। अशरफ मेहताब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और बात करें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स के दौरे। वज़ीर आला पंजाब ने नकासी आप के कामों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने GPO चौक के वासा कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला को नकासी आप से मुतल्लिक किए गए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं वकास गौरी से। वकास, बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस्लामाबाद से आज लाहौर पहुंची। लाहौर पहुंचते ही वज़ीर आला ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरे किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने के हमारा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर भी थे। वज़ीर आला ने हिदायत की कि सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन के जरिए जहां पानी मौजूद है उसको चेक किया जाए और हर आधे घंटे बाद मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वो बनाई जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शादमान, फिरोजपुर रोड, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी के इलाकों का मुआयना किया। जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज गदाफी स्टेडियम भी पहुंची। गदाफी स्टेडियम में पानी की फौरी निकासी की हिदायत की और इजाफी वाटर पंप पहुंचाने की हुक्म भी दिया। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरावाला में मानसून की पहली बारिश ने जिला इंतजामिया की पोल खोल दी। वासा हुकाम मुतअद्दिद इलाकों से अभी तक पानी निकालने में नाकाम है। कमिश्नर गुजरावाला का कहना है नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाई जाएगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मैसम वकार वहां मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। मैसम, बताएगा अभी तक का क्या हाल है? आज ही बिल्कुल दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में जो है मानसून की बारिशों का आगाज़ हो चुका है। आज गुजरांवाला में जो है वो 1 घंटा बादल जो है वो खुलकर बरसे हैं और 1 घंटा बारिश ने जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की पोल खोल दी है। जगह जगह हम देख रहे हैं कि पानी अभी तक रोड्स पर मौजूद है। बहुत सारे रोड जो है वो पानी की वजह से मुतासर हैं, जिसमें जो है वो सैला टाउन है, माल टाउन है, इसी तरह जो है वो जना स्टेडियम है। कमिश्नर रोड जो खुसूसन जहाँ पर कमिश्नर साहब का ऑफिस है वहाँ पर भी जो है वह कई फुट पानी खड़ा था, लेकिन लोग जो है काफ़ी परेशान हैं इस पानी की वजह से। हम इस वक्त जो है वो मेन जो है स्टेट 1 में मौजूद है। अगर कैमरामैन को कहूँ तो दिखाए तो यहाँ पर जो है पानी अभी तक नहीं निकाल सकी ज़िला इंतज़ामिया। हालांकि ज़िला इंतज़ामिया ने जो है वो हफाजती कैंप लगाए हुए हैं। हफाजती कैंप लगाने के बावजूद जो है वो रोड्स पर जो है वो पानी अभी तक खड़ा है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया उस पानी को बिल्कुल नहीं निकाल रही। और अगर बात करें बारिश की तो बारिश की वजह से जो है वो वापटा के कई ग्रिड स्टेशन जो हैं वो अपना बंद हो चुके हैं। लोग काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। बिजली कई घंटों से गायब है, लेकिन अभी तक ना ही लोगों को बिजली मिल रही है। और अगर बात करें बारिश की तो बारिश ने जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने दावे तो बहुत कर रही थी कि हम जो है इस दफ़ा जो है वो हफाजती कैंप लगा कर और अपना इंतजामात इस तरह के किए हुए हैं, प्लान इस तरह के बनाए हुए हैं कि हम पानी जो है वो रोड्स पर खड़ा नहीं होने देंगे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो आज पहली बारिश थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि रोड पर अभी तक पानी निकालने में ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। जी मैसम, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। शर्जील नाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूसी तक भी नजर नहीं आती। ये सिर्फ मुत्तहदा की उन पॉलिसियों का नतीजा है, ये सिर्फ मुत्तहदा की उन सियासी तरीकों का नतीजा है जिसकी वजह से वो आज एक सुकड़ के श्रिंक होके रह गए। बात ये हुई थी जी, जो मुझे पता चला है और मैंने देखा उसमें मोबाइल फ़ोन पर जो बयान चल रहे थे, तो उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है पहले तो शहीद कायद हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है, जो कि मैं नहीं समझता कि उनको ये उनको सूट करता है कि एक पाकिस्तान के, एशिया के, दुनिया के एक अजीम लीडर के खिलाफ इस तरह की बातचीत करना मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत नाकाबिल कबूल भी है और ये मुनासिब भी नहीं है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक नहायत ही अहम रोल रहा है इस मुल्क के लिए।
अहम कुर्बानियां रही हैं। मैंने अपने बजट की स्पीच में असेंबली में कहा था, मैंने कहा अगर पाकिस्तान की तारीख जो है 75 साल की, उसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को अगर आप साइड पे करते तो पीछे कुछ नहीं बचता। जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कंट्रीब्यूशन हो, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कंट्रीब्यूशन हो, या मोहतरमा आसिफ जरदारी साहब के जो पिछले 5 साल थे जब वो प्रेसिडेंट थे और पीपल्स पार्टी की 2008 वाली हुकूमत थी, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में लोगों की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 200 चीजें हैं, अगर उसको आप पाकिस्तान की पूरी 75 साल की तारीख में अगर साइड में कर दोगे तो बहुत कुछ भी नहीं बचा आपके पास। तो ये कोटा सिस्टम की बात कर देना खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से नहायत अफसोस की बात है। देखिए, कोटा सिस्टम इस मुल्क में एक सोच समझ के साथ लाया गया था। ये बताया गया था कि वो इलाके जो पसमानदा इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, उनको कंपटीशन के लिए ज़ाहिर आप उसको कंपटीशन आगे नहीं कर सकते कि जो एक शख्स जिसको सारी सहूलियत दी जाए और एक शख्स जिसको कोई सहूलियत ना हो, उस आप कंपटीशन नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि ये नहायती जो है वो गैर मुनासिब गुफ्तगू उन्होंने की है। उसके साथ साथ फिर वो अदालत की बात की उन्होंने कि जश्न मना रहे थे कि जी उन्होंने बहुत बड़ी पिटीशन कामयाबी हासिल कर ली है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आज भी सिंध के बेशतर जितने मसाइल हैं उसकी जिम्मेदार है आज भी। और अगर मैं आपके 500 महकमों की बात कर सकता हूँ, बजट पे आपने सारे वज़रा की तकारीर भी सुनी कि स्टे ऑर्डर के जरिए नौकरियों पे पाबंदी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लगवा के बैठी हुई थी, और उस स्टे ऑर्डर की वजह से बहुत सारे महकमे जो है इस वक्त हाथ बांध कर बैठे हुए हैं। आज भी मुझे याद है एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि टीचर्स भी हैं, सब कुछ है, हम लोग अभी चौकीदार नहीं रख सकते। अब स्कूल में चौकीदारी टीचर तो नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग स्टे ऑर्डर लेकर बैठे हुए थे। उसके बाद भी इन्होंने हमेशा कोशिश यही की कि लोगों को रोजगार रुके। मैं एक चीज वादे कर लूं कि जो हमेशा इल्जामात मुत्तहदा जैसी पार्टियां लगाती रही है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, जो सबसे बड़े नेशनल हीरो हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसने ताकत बनाया मुल्क को, जिन्होंने लोगों को आवाज़ दी, जिन्होंने पूरे इस्लामी मुमालिक को इकट्ठा कर दिया हमारे पाकिस्तान में। OIC के सरबराह थे वो, OIC के ऑर्गेनाइजर थे वो। उनके लिए ये बात कहना कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की तकसीम की, मैं समझता हूँ ये डूब मरने का मुकाम है मुत्तहदा की उसकी लीडरशिप पर। और मुत्तहदा के लीडर आप देखें जितने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी और सारे, ये पहले अल्ताफ हुसैन के आगे पीछे जी भाई जी भाई जी भाई करते थे, और ये वो लीडरशिप है जो इस वक्त मौजूद है मुत्तहदा की। ये अपने कायद को छोड़ के चले गए, थोड़ा बुरा वक्त है, अपने कायद को छोड़ के चले गए। पीपुल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं उन्होंने अच्छे बुरे वक्त देखे, अभी कभी लीडरशिप को नहीं छोड़ा। आज अपने कायद को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है खालिद मकबूल सिद्दीकी और इनके बाकी जो मुत्तहदा के लोग हैं, ये आज अपने कायद को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने इनको कहां से कहां तक आके पहुंचाया। तो और फिर आपने देख लिया कि इनका बशर क्या है, सबको पता है कि मुत्तहदा इस वक्त कहां खड़ी है। जो नौकरियों की बंदरबाट की बात करें, मेरिट की बात करें, आज भी कराची के तमाम वो इदारे, जितने भी बलदियाती इदारे हैं, वो उसमें आधे से ज्यादा भर्तियां जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपने कारकुनों में की हुई थी। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आज भी मुत्तहदा की राब्ता कमेटी की वीडियो निकालें, आधे से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन वहां बैठे होंगे, तो बैठ कर ये क्या बात कर रहे हैं, ये हमें कौन सी मेरिट की बातें दिखा रहे हैं या ये हमें कौन सी चीजें बता रहे हैं। आज उनकी राब्ता कमेटी में आप फुटेज निकालें, कोई चैनल वाले, मैं आपको बता दूं कितने मुलाजमीन हैं। यहाँ से ज्यादा बता रहे थे कि उनके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर भी मुत्तहदा का वो जो मुलाजिम है वो राब्ता कमेटी मीटिंग में साथ बैठता था तो ये सारी चीजें जो हैं वो रही हैं। हम समझते हैं
कि जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे। और मैं समझता हूं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को चाहिए अपने इस नफरत अंगेज और तासुब अंगेज सियासत का और झूठ की सियासत का बाप बंद करें। हम नहीं चाहते कि बदतमीजी की बात का जवाब बदतमीजी से दें, ना ही इस तरह की सियासत जो है आज के लोग पसंद करते हैं। और जिस इस मुल्क में नफरत की सियासत की तो आपने उनके हशर भी देख लिए। हम नहीं चाहते कि आप नफरत की सियासत को बढ़ाएं, आप बदतमीजी सियासत को बढ़ाएं। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए, क्योंकि वो भी इसी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से गवर्नर बैठे हुए हैं। आपके पास कोई मैंडेट नहीं है और हम चाहते हैं कि गवर्नर इस्तीफा दें। और हम चाहते हैं कि इस सूबे में अब मजीद या इस मुल्क में मजीद अब इस तरह की सियासत ना हो जिसमें आप झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाएं, शहीद कायदीन के खिलाफ आप गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाएं, मनगढ़ंत किस्म की आप स्टोरियां बनाएं। ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब पहले बात करेंगे। शुक्रिया। देखिए, हम तो समझते थे कि ये जब एमक्यूएम से एमक्यूएम पाकिस्तान बनी तो इन्होंने वो सोच, वो फिक्र जो नफ़रत, इंतहा पसंदी, झूठ, शिद्दत और मुनाफरत की जो सियासत थी उससे भी इन्होंने किनारा कशी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो सोच इन्होंने नहीं छोड़ी। और वो हकीकत है कि सब कहते थे कि ये जब एमक्यूएम से एमक्यूएम पाकिस्तान बनी तो वो एक रात आप थे रेंजर्स के जो इनको ले गए और बाद में सुबह को एमक्यूएम-पी बन गई। तो अब ये उस सोच की ही अक्कासी करती है कि वही दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही और ये अपनी वो जो नफ़रत की सियासत है उसको इन्होंने खैराबाद नहीं कहा। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनके एहसानात सबके ऊपर हैं और उनके लिए इन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। और शर्जील साहब ने तफसील से आपको बताया कि जो हम पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं और जो आज जिसकी जश्न की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास तो ये महकमे रहे हैं जहाँ पे एक एक दिन में हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी तौर पर भर्तियाँ हुई और वो सब बहुत सारे लोग उनमें वो निकले जब ऑपरेशन हुआ कि कोई साउथ अफ्रीका में थे, कोई कहाँ थे, और जिनके पूरा एक लिस्ट थी उनकी जो जराइम की फहरिस्त, जो ये बत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें, और आपको याद होगा जो बल्दिया में जिंदा लोगों को सिर्फ भत्ते के लिए जला दिया गया था। और वो लोग अब इस तरह की जो हामिल हों वो पीपल्स पार्टी के लोगों पर इल्ज़ामात लगाएं, तो शर्म आनी चाहिए इनको। और ये बहुत ही गलत बात है। आपके सवालात हों शर्जील साहब। गलत बात है, आपके सवालात हों शर्जील साहब। अभी आए भी अभी मेरे अरबाज जाने साहब। सर, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने ये इल्ज़ाम जो लगाया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हुआ। जब यहाँ ऑपरेशन हो रहा था तो एक जनापुर का नक्शा भी निकला था सिंध की तकसीम का और कराची को अलहदा मुल्क बनाने का। इस हकीकत के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुल्क को तकसीम करने की और तोड़ने की नाकाम साजिश हमेशा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट करती रही है। और ये सारे वो लोग हैं, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी एंड कंपनी, जब तक अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी नहीं थी तो ये सारे उसका चोला पकड़ के जी भाई जी भाई जी भाई करते थे। जैसे ही अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी आई तो उन्होंने देखा कि अब क्या करें। और अभी भी कुछ बैद नहीं है कि आधी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन के इशारे पे चल रही हो। और इन्होंने क्या किया, आज बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इन्होंने नौजवान नस्ल के हाथ में पिस्तौल दी, इन्होंने यहाँ पे हड़तालें करवाई, इन्होंने दहशतगर्द बनाने की कोशिश की। एक एक दिन की हड़ताल की कॉल में
100 लोग कराची में मरते थे। उस वक्त ये सारी मुत्तहिदा की क़यादत सारी साथ थी ना, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, ये सारे साथ होते थे ना, उस वक्त ये डिफेंड करते थे। ये नहीं कि अब इनका ज़मीर जाग गया है कि अब हमने मुत्तहिदा पाकिस्तान अलग बना दिया। और यही अल्ताफ हुसैन बातें इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ करता है, पाकिस्तान के खिलाफ गलत जुबान, गलत बातें अल्ताफ हुसैन पहले से करता हुआ आया है। उस वक्त कभी भी खालिद मकबूल सिद्दीकी और कंपनी ने कभी भी उसके खिलाफ कोई बात नहीं की, कभी भी अल्ताफ हुसैन से बाहर नहीं जाते थे। ये नहीं कि अभी पाकिस्तान की मोहब्बत में आ गए कि अल्ताफ हुसैन, जब अल्ताफ हुसैन को बैन किया गया और फिर इनको जब पता चला कि अब कोई रास्ता नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि हम अब अलग सियासत करेंगे, क्योंकि और उसमें भी बहुत शक व शुबात अभी मौजूद है कि आज भी ये उसके कहने पे चल रहे हैं या आज भी उसी के एजेंडे पे चल रहे हैं, क्योंकि इनकी नीयत जो है वो अब वादे होती जा रही है। दूसरी बात मैंने कहा कि इन्होंने नौजवान नस्ल को तबाह किया, यहाँ पे कोई कारोबार नहीं हो सकता था, हड़तालें होती थी। अब जब गवर्नमेंट की रिट आई है तो अब इनमें अभी हड़ताल करने का ये सोच भी नहीं सकते। अब नौजवान नस्ल इनके कहने पे नहीं है। अभी जो हथियार बांटते थे और टीटी पिस्तौलों के जरिए ये लोग पोलिंग स्टेशनों में घुसते थे और जो बदमाशी, अब वो सारी नहीं खत्म होती गई। तो एमक्यूएम ने नफरत की सियासत की है, आज भी नफरत की सियासत कर रहे हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जितने भी उन्होंने बयानात दिए, जितनी जहर अंगेज बातें उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से किए, जो कि पूरी दुनिया को पता है कि एक नेशनल हीरो है। सुप्रीम कोर्ट के अभी रिसेंटली जो जजमेंट आई है उसमें भी जो उनका अदालती कत्ल शहीद कायद का हुआ है, उसको माना गया कि उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात साहबान से पूरी दुनिया मानती है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अजीम कारनामे, उनके खिलाफ ये उस शहीद कायद के खिलाफ ये मन गढ़ इल्जाम लगा के अपना कद बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये चाहते ही है कि जी ऐसा कोई चोचला छोड़ दे कि इनके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वरना खालिद मकबूल सिद्दीकी और एमक्यूएम की जो आज असल हालत है, आप सब साथियों को पता है, उनकी आज सियासी हैसियत इस वक्त 0+0+0 है। लेकिन वो सिर्फ इस तरह के चोचले छोड़ते हैं कि हम लोग भी आके उनके खिलाफ बात करें, उनका कोई सियासी कद बढ़ा हो। अच्छा, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में आज सिंध के तकसीम की बात दोबारा भी दोहराई है और कहा है कि सिंध के जुनूबी सिंध के लिए जो है और शहरी इलाकों के लिए एक अलग सेक्रेटेरिएट सिंध में कायम किया जाए। और उसके अलावा ये भी कहा कि सिंध सेक्रेटेरिएट को अब हम सिंध सेक्रेटेरिएट रहने नहीं देंगे। अच्छा, उसका मैं जवाब देता हूँ आपको। ये बातें वो क्यों करते हैं? वो ये एक नफरत अंगेज एक बात की शुरुआत करते हैं। मैं सारे मीडिया को बता दूं, आप दोस्तों को बता दूं कि एमक्यूएम इस तरह की बात जानबूझ के करती है ताकि हम लोग भी कोई इस तरह की खुदा न खासा नफरत अंगेज बात करें, उनकी सियासत चमक सके। तो उनकी इन बातों को मैं एक कान से सुनता हूं, दूसरे कान से निकालता हूं, क्योंकि उनको मैं ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का, सियासी इंजीनियरिंग जिसमें अभी उनको लोगों ने पजीराई नहीं दी। सबको पता कि एमक्यूएम का असल हशर क्या है। बल्दियात के इलेक्शन में ये लोग भाग गए, भागते न सिर्फ भागे, आखिरी रात को भागे, आपको भी याद था। ये इलेक्शन का भी सबको पता है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो इस वक्त इनके साथ इस वक्त पोजीशन ये चाहते हैं कि ऐसा हम तासुब का शोशा छोड़ें, कोई नफरत का शोशा छोड़ें, तो दोबारा कोई हमारी सिंपैथी गेन हो। लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जो है वो कोई उनकी पजीराई मिले। अगर एमक्यूएम को शौक है, यस, अगर एमक्यूएम बोलते हमें शौक है, अगर समझते हैं कि उनके पास कोई मैंडेट है, तो या बिस्मिल्लाह दोबारा आ जाए, मैदान लगा लेते हैं कराची में इलेक्शन का। बैलेट के जरिए मुकाबला करना है तो आ जाए, मैदान लगा ले दोबारा इलेक्शन का, पता चल जाएगा एमक्यूएम का क्या वजन है। शजीद साहब ये बताइएगा कि दो छोटे सवाल है। अच्छा, इससे पहले जिस तरह की आज ज़बान इस्तेमाल की गई, मुस्तफ़ा कमाल कह चुके हैं कि जो कुछ पहले हम करते थे वो हमारा सिग्नेचर था, ये बात ऑन रिकॉर्ड पर। दूसरा, अभी आपने कहा कि मुलाजमीन का जो फैसला आया महकमा सेहत का गिराजपाल से 60 मुलाजमीन निकाल दिए हैं, स्कूलों में बुरी हालत है, चौकीदार नहीं है और दीगर महकमे हैं, तो इनको पुल करने के लिए आप ऐसा क्या करेंगे कि जैसे जिला अस्पताल में कोई तौर पर मुलाजमीन की जरूरत है क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, ओपीडी में डॉक्टर नहीं है। आपको पता है अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50,000 आसामियां IBA के जरिए भरी गई हैं और IBA के टेस्ट कोई एक शख्स भी नहीं करता। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे कुछ वज़रा और उस डिपार्टमेंट कुछ सेक्रेटरीज के अपने फैमिली फर्स्ट मेंबर जो हैं वो फेल हो गए उसमें। इससे बड़ी शफाफियत और क्या हो सके। तो उस वक्त के मिनिस्टर ने कहा कि जी मेरी शायद बहन जो है वो भी पास नहीं कर सकी, उस वक्त सेक्रेटरी ने कहा कि मेरा कोई भाई या मेरा बेटा भी पास नहीं कर सका। तो इससे ज़्यादा शफाफियत क्या हो? मतलब अब जरूरी तो नहीं कि अब इनको हम जिस तरह पहले होता था
कि जितने भी टारगेट किलर गिरफ्तार होते थे वो होते थे वाटर बोर्ड से, वो होते थे KMC से, वो होते थे DMC से। किससे छुपा हुआ है? मैं आप लोगों से अभी माइक लेके पूछना शुरू कर दूं, आपको नहीं पता कि ये पता चलता था जितने टारगेट किलर गिरफ्तार होते थे सारे इन्हीं महकमों में जमा होते थे। तो MQM के झोली में बैठ के नौकरियां तो कोई नहीं दे सकता उनकी ब्लैकमेलिंग में आके। और ब्लैकमेलिंग नहीं, अब वो दौर नहीं रहा उनका कि जी वो कोई किसी भी तौर से जोर जबरदस्ती से कोई फैसला ले सके। एक मिनट जी, ये बताइएगा, MQM और आप पीपल्स पार्टी गुड कॉप बैड कॉप खेली जा रहे हैं। भुट्टो साहब तो 10 साल के लिए लाए थे ये कोटा सिस्टम, उसके बाद जिया ने एक्सटेंड किया, 92 में नवाज शरीफ ने एक्सटेंड किया, 2002 में मुशर्रफ ने किया, और उसके बाद इमरान खान के दौर में MQM ने उसको गैर मुमकिन मुद्दत के लिए मंजूर करा लिया। तो ये हकायक और दस्तावेज देखिए जी, MQM के पास ये नहीं कि MQM के पास अक्सरियत नहीं थी। MQM परवेज मुशर्रफ के दौर में 9-10 साल इक़्तिदार में रही ना, और ब्लू आइड बॉय भी थी MQM ना। उन दिनों में ये 100 कत्ल भी करते थे, SHOs को भी चुन चुन के मारते थे, पोस्टिंग करवा के SHO जिन्होंने कराची ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया उसमें लोगों को मारते, अपने स्कोर सेटल करते थे, बदमाशी गुंडागर्दी सब MQM काम करती थी। उस वक्त MQM ने क्यों नहीं कोटा सिस्टम खत्म करवाया? अगर इतना ही बुरा था तो उस वक्त खत्म करवा ली थी। उसके बाद जब भी इक़्तिदार में रही है, अच्छा इक़्तिदार में रही है काफी दफा, ये सिंध हुकूमत के साथ भी इक़्तिदार में रहे हैं। किसी एक मीटिंग में मैं कह सकता हूँ हल्फिया इन्होंने नहीं कहा कि कोटा सिस्टम खत्म करो। हाँ, ये मुताबिक होता था कि हमें 4 एडमिनिस्ट्रेटर हमें चाहिए, फलाने ये अफसरान हमें चाहिए, ये मिनिस्ट्री हमें चाहिए, ये पोर्टफोलियो हमें चाहिए। किसी एक मिनिस्ट्री में उन्होंने ये नहीं कहा कि कोटा सिस्टम खत्म करो। अभी भी MQM ने, जब आपको पता था कि जब इक़्तिदार में आई, जितने भी उन्होंने मुतालबे के, कोई एक मुतालबा दिखा दें MQM का, मैं ओपन करता हूँ, किसी एक डॉक्यूमेंट, बड़े डॉक्यूमेंट लहराते भी ना कि इन्होंने हमें वहाँ मुतालबा डाला हो कि कोटा सिस्टम खत्म करो। MQM ने कभी किसी ऑफिशियल मीटिंग में कोटा सिस्टम को खत्म करने का मुतालबा नहीं किया। और यहाँ आके उस पर भाई देखिए, आज वो MQM की सियासत अलग है, हमें MQM की सियासत पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो सियासत में शहीद लीडरशिप के ऊपर बेहुदा और मनगढ़ंत इल्जाम लगाएंगे तो मुंह तोड़ जवाब देना हमें भी आता है। अच्छा, और हम तब MQM से नहीं डरे जब वो बंदूकें लेके मुखालफों को चुन चुन के मारते थे, तो हम आज भी नहीं डरेंगे। शहजीद साहब, मेरा सवाल ये है कि ये बात शहजीद साहब बुनियादी तौर पे जो उन्होंने बात की है, हाईकोर्ट को उन्होंने बड़ा खराज तहसीन पेश किया है, जो 54,000 नौकरियों पर पाबंदी लगाई। अब इस मसले का क्या होगा? सिंध गवर्नमेंट दोबारा इश्तिहारात जारी करेगी, दोबारा लोगों को मुलाजमतें दी जाएंगी। अब तो कोर्ट ने आज़ाद छोड़ दिया है, तो अगली आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए जी, जजमेंट जो है वर्बल आई है, अभी डिटेल जजमेंट जो आनी है उसकी अटेस्टेड कॉपी आएगी, उसको लॉ डिपार्टमेंट भी पढ़ेगा, सिंध गवर्नमेंट भी पढ़ेगी, उसके बाद अपना रिएक्शन देगी कि इस पर हम एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं। जी वकास साहब, इसके बाद आप 2 दिन पहले MQM और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इन 2 दिनों में अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ कोई 10 साल पुरानी सियासत और इल्जाम लगा रही? देखिए, मैंने कहा कि MQM का भतीरा है, वो मुंह पे एक दो होते हैं, पब्लिक में आके दूसरी बात कर रहे होते हैं। मैंने आपको इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं 10 दफा इन इत्तेहादों का हिस्सा बनाऊँ, मीटिंगों का हिस्सा बनाऊँ, किसी एक मीटिंग में मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि हमने कोटा सिस्टम खत्म करने की बात नहीं की, कोटा पर अमल करने की बात की है। जो शाह साहब बता रहे कोटा पर अमल करने की बात की, और यहाँ पे आगे कोटा सिस्टम खत्म की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो कहते हैं कि वो दांत दिखाने के और खाने के और। जी जी आप जी भाई। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल थे मोहम्मद बख्श, उन्होंने सर रिपोर्ट दी कि MQM ने 3,500 अफराद भर्ती किए, जिसमें से 1300 बंदे वो थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। उनमें से 2200 अफराद ऐसे थे जिनकी डिग्री ही नहीं थी। वो रिपोर्ट दी थी। उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उसके खिलाफ मुआहदा किया। नंबर 1। नंबर 2, इमरान फारूक कत्ल केस का मुलजिम खालिद शमीम आज भी वाटर बोर्ड से तनख्वाह ले रहा है। KDA में और KMC में बाइक दोबारा करिए, बाइक देंगे KDA और KMC में वो बायोमेट्रिक करने नहीं देते, तो आप इन सारे मामला की तहकीकात क्यों नहीं कराते? देखिए जी, हमने कोशिश की बायोमेट्रिक्स हो, और उसमें एक ही मुलाजिम एक टाइम पर 3 जगहों महकमों से तनख्वाहें लेता था, कि वो जो आपके DMCs के भी तनख्वाह लेता था, KMC की भी लेता था, वाटर बोर्ड की भी लेता था। तो ये सारे कारनामे जो है MQM, मैं बता रहा हूँ पूरी आधी राब्ता कमेटी, वो कौन सा सदन का जो है जो एडमिशन में था, नहीं दूसरा दूसरा था, नहीं क्या नाम, शकील भाई, शकील साहब, क्या है वो एडमिनिस्ट्रेटर थे और अभी भी राब्ता कमेटी में।
हाँ एक जैसे आपने कहा, एक नहीं बहुत सारे राब्ता कमेटी के मेंबर साहिबान। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सिंध के वज़रा शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि MQM सिंध के ज़्यादातर मसाइल के ज़िम्मेदार है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुल्क के लिए एक अहम किरदार है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर मुल्क को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। उनका कहना था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ बयान नाकाबिले कबूल है, वो माफ़ी मांगे। मुत्तहिदा के लोग तो अपने कायद को लीडर मानने को तैयार नहीं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बरह रास्त लिए चलते हैं। उसको पढ़ के भी बताना चाहूँगा कि जो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 51 के तहत जो है ये हमारा राइट बनता है, उस आर्टिकल 51 को अगर देख लें क्लोजली, और उस आर्टिकल 51 में स्पेसिफिकली जो सब आर्टिकल 6 और उसके आगे जो ABCD क्लॉजेज हैं, उसमें D स्पेसिफिकली जो है मैं इस पे पढ़ूंगा कि members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of the political parties' lists of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly। अब बात ये है, यहाँ पे लिस्ट का जिक्र हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, तो क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जमा कराई इलेक्शन से पहले? बिल्कुल भी नहीं। इसका जवाब तो सबको पता है कि ना तो उन्होंने कोई लिस्ट जमा कराई, और ऊपर से उनकी अपनी पार्टी का आइन जो है वो नॉन मुस्लिम्स को अलाउ ही नहीं करता कि माइनॉरिटीज़ की सीट्स जो रिजर्व्ड हैं, जो रिजर्व सीट्स माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, वो तो परमिट ही नहीं करते। तो ये 77 सीटों का जो मामला है रिजर्व सीट्स का, अब इस सारे मामले पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन दिया। उसके बाद इन्होंने इसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पेशावर हाई कोर्ट में एक बड़ा क्लियर डिसीजन आ गया कि जिस सियासी जमात ने लिस्ट ही नहीं जमा कराई, वो किस तरह रिजर्व सीट्स को मांग सकती है, जब इलेक्शन से पहले एक पूरा प्रोसीजर इन प्लेस है, जब आइन और कानून और इलेक्शन एक्ट 2017 इस चीज़ पे इतना क्रिस्टल क्लियर है और वाज़े तौर पे बता रहा है कि आप जो पार्टी रिजर्व सीट्स मांगेगी या जितनी वो सीटें जीतेगी, उसके मुताबिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है, उसके जीती हुई सीटों के ऊपर जो शेयर बनता है, वो शेयर उसकी एलोकेशन होगी। अब ये फार्मूला तो कल, क्योंकि ये हेयरिंग अब कल की तारीख में चली गई है, लेकिन ये ज़रूर देखना है कि इलेक्शन कमीशन तो वो ऑब्वियसली एक्सप्लेन करेगा कि वो क्या फार्मूला है और किस तरह उस फार्मूले की वर्किंग होती है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है। लेकिन ये डिमांड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI की तरफ से मैं समझता हूँ बड़ी अनजस्टिफाइड डिमांड है। अब इस सारे मामले में, क्योंकि इस तमाम तर चीज़ पे ये सीटों को खाली भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो भी कानून के अंदर जो एक ग्रे एरिया है, जो आइन के अंदर जिसको एड्रेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को तो किया गया हुआ है, लेकिन अब ये कहते हैं कि ये क्या ये सीटें खाली रहेंगी। अब ये सीटें खाली भी नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि फिर उसमें हाउस जो है वो पूरा नहीं होता, और आपका अगर हाउस पूरा नहीं है तो ऑपोजिशन भी और हुकूमत भी और दीगर जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर जो है बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। उस नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो एक फार्मूला है वो इलेक्शन कमीशन कल अदालत में बताएगी। लेकिन हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब ने एक 30 पेज जमा कराया है, और रिटन स्टेटमेंट पे उन्होंने वाज़े तौर पे उस रिटन स्टेटमेंट में भी ये बात आई है कि ये रिज़र्व सीट्स जो माइनॉरिटीज़ और ख़वातीन के लिए हैं, कि जिस जमात ने इलेक्शन कंटेस्ट सिरे से ही नहीं किया, जिसके अपने चेयरमैन ने इतना गवारा नहीं समझा कि वो अपनी सियासी जमात का ही निशान लेके और उसके ऊपर वो कंटेस्ट करते, तो उनको डेफिनेटली
ये सीटें नहीं मिल सकती, क्योंकि कम से कम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कानून की, कम से कम एक सीट जीतना ज़रूरी थी, और उस कम से कम उस सीट को जीतने से पहले जो है एक लिस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स थी वो देना ज़रूरी थी। ये कानून कहता है, ये मेरी बात नहीं, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों की बात नहीं, या PTI वालों की बात नहीं, या हुकूमत पाकिस्तान की बात नहीं, ये आइन और कानून की बात है, और हमने आइन और कानून के विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ में रह के ही बात करनी है। अगर ये किसी को पसंद आती है या नापसंद आती है तो इस पे तो नहीं ये कहा जा सकता कि ये अब आइन और कानून उनकी जो है मंशा पे उसको तब्दील कर दिया जाए, या उसकी तशरीह जो है उससे बरक्स हो जो आइन और कानून में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि PTI खुद मान चुकी है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है एक साल का टाइम होने के बावजूद, और उनको 1 साल का टाइम दिया गया था कि आप अपनी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, और जो करवाए वो अगेन एक फार्स था, एक जालसाजी के तरीके से उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो आज कहते हैं कि जी हमने फॉर्म 46 जमा कराया था, जो कि इन्होंने जमा कराया और उस पर जो है तमाम तर ये सारा मामला हुआ। तो इस तरह नहीं है। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से कोई भी एक रीजनेबल प्रूडेंट माइंड को ये बात अपील ही नहीं करती कि जब आपकी डेडलाइन होती है, जब तमाम तर नोटिस एक पीरियड दिया जाता है, इलेक्शन कॉल होता है, खा वो बाय इलेक्शन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पर पाबंदी से मुतल्लिक केस की टिकटॉक इंतजामिया ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा, पाकिस्तान में तौहीन आमेज मवाद से मुतल्लिक टिकटॉक की पॉलिसी सख्त है। टिकटॉक तौहीन आमेज मवाद से मुतल्लिक मकामी कवानीन की पासदारी करता है। टिकटॉक ने PTA को ऐसे मवाद हटाने के लिए खुसूसी पोर्टल दिया है। पोर्टल पर रिपोर्ट शुदा तौहीन आमेज मवाद को टिकटॉक ने ब्लॉक किया है। टिकटॉक पर पाबंदी से मुतल्लिक केस टिकटॉक इंतजामिया ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा, पाकिस्तान में तौहीन आमेज मवाद से मुतल्लिक टिकटॉक की पॉलिसी सख्त है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आलमजेब से। आलमजेब, बताइएगा। ये बिल्कुल ये टिकटॉक बंदिश के लिए पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को मौसूल होने वाले खत न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। टिकटॉक पर मुबैना तौर पर तौहीन आमेज मवाद के ब्लॉक होने की खबरें हम तक पहुंची। खत के मुताबिक पाकिस्तान में तौहीन आमेज मवाद से मुताबिक टिकटॉक की पॉलिसी सख्त है। टिकटॉक PTA को ऐसे मवाद हटाने के लिए खुसूसी पोर्टल दिया है। पोर्टल पर रिपोर्ट शुदा तौहीन आमेज मवाद को टिकटॉक ने ब्लॉक किया है। क्या टिकटॉक पाकिस्तान में तौहीन आमेज मवाद से मुताबिक संजीदा है? PTI ने हाल ही में कोई तौहीन आमेज मवाद रिपोर्ट नहीं किया है। खबरों के बाद टिकटॉक ने खुद ही PTI को तौहीन आमेज मवाद रिपोर्ट करने की दरख्वास्त की। टिकटॉक ने अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने से मुताबिक कोई फैसला नहीं किया। टिकटॉक तौहीन आमेज मवाद से मुताबिक मकामी कवानीन में पासदारी करता है। जी ठीक है मोहम्मद आलम से बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर के थाना सदर यजमान में जमीन के तनाज़े पर मुल्जिमान ने सुफियान नामी नौजवान की आंखें निकाल दी। मुल्जिमान ने नौजवान को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वजाहत बशीर से। वजाहत, बताएगा क्या वाक़या है ये? हाँ जी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बहावलपुर का इलाका है, थाना जजमान वहाँ के इलाके में पेश आया, जहाँ पर राजी के तनाज़े पर शहरी पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर असद सरफराज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुतासिर सरफियान की एक आंख मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी है, जबकि दूसरी आंख शदीद जख्मी होकर 5 दिसंबर पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। मुतासर शख्स को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सवाक मुल्जिम की गिरफ्तारी की टीम में तश्कील दे दी गई है और DPO का कहना है कि किसी को कानून नाफिज करने की इजाजत दी जाएगी, जबकि IG पंजाब ने भी वाक़े का नोटिस लेकर RBI बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली है। जी ठीक है, वाक़े का नोटिस ले लिया गया है। वजाहत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका में मोबाइल शॉप पर चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर दुकान के ताले तोड़कर भारी नकदी और कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। चोरों ने 28 आईफोन और 8 लाख रुपए से जायद नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। फैसलाबाद के थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका में मोबाइल शॉप पर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। नामालूम चोर दुकान के ताले तोड़कर भारी नकदी और कीमती मोबाइल फोन ले उड़े।
खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। खबर शामिल करें बलूचिस्तान हुकूमत की शाहखर्चियां। हुकूमत बलूचिस्तान ने गुज़िश्ता साल गाड़ियों के तेल और दफातर के अखराजात की मद में 3 अरब रुपए से जायद खर्च किए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, कोयटा से न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ बाज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हनीफ, आगाह कीजिएगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान ऑपरेटिंग अखराजात के मद में 3 अरब रुपये से ज़ायद के अखराजात जो है वो किए हैं। ऑपरेटिंग अखराजात में गाड़ियों के तेल समेत दफ्तरी अखराजात जो है वो शामिल है। गुज़िश्ता माली साल के बजट में बलूचिस्तान हुकूमत ने ऑपरेटिंग अखराजात के मद में 31 अरब 93 करोड़ रुपये जो है वो मुख्तस किए थे। जो गुज़िश्ता साल के आखिर में जो है बलूचिस्तान हुकूमत ने ऑपरेटिंग अखराजात के मद में 35 अरब 32 करोड़ रुपये जो है वो खर्च किए। जो गुज़िश्ता माली साल के दौरान बलूचिस्तान हुकूमत ने ऑपरेटिंग अखराजात के मद में जो है 3 अरब 39 करोड़ रुपये से ज़ायद जो है वो खर्च किया। जबकि बलूचिस्तान हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में जो है ऑपरेटिंग अखराजात के मद में 38 अरब 23 करोड़ रुपये जो है वो मुख्तस किए। जो गुज़िश्ता माली साल के बजट से जो है रवा माली साल के बजट में जो है वो 2 अरब 91 करोड़ रुपये जो है वो ज़ायद मुख्तस किए गए हैं। जी हनीफ, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, लाहौर में पुलिस नाकों के बावजूद स्ट्रीट क्राइम्स जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में मुख्तलिफ जराइम की 390 वारदातें रिपोर्ट हुई। चोरों ने मुख्तलिफ इलाकों में 15 घरों से लाखों रुपए मालियत का सामान लूट लिया। डाकुओं ने असलहे के जोर पर मुख्तलिफ मकामात से 30 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स भी छीन लिए हैं। लाहौर में पुलिस नाकों के बावजूद स्ट्रीट क्राइम्स जारी हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उसके बाद आपके इल्म में है कि कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, जिसको होम ग्रोन एजेंडा कहते हैं, उन्होंने कोशिश की कि IMF के फ्रेमवर्क के अलावा भी कुछ ऐसी इस्लाहात हैं जो हम अपने तौर पे कर सकते हैं, जो हुकूमत की अपनी काविश होगी। और माजी के अंदर जब पंजाब में वज़ीर आला रहे शहबाज शरीफ साहब, तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक इदारा खड़ा किया, उसके तहत जो है पंजाब के रेवेन्यूज़ में इजाफा हुआ और उन्होंने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की। तो इस दफ़ा जो तरजीहात थी हुकूमत की, उनमें ये शामिल था कि नई इस्लाहात जो हैं वो मुतारिफ़ कराई जाएँ और कोशिश की जाए कि अपने ताईं जो हुकूमत मामलात कर सकती है वो ज़रूर करे। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम था जो हुकूमती अखराजात को कम करने की एक काविश थी, और शहबाज शरीफ साहब ने अमली तौर पे इसको करके दिखाया, जिसके अंदर आपने देखा कि सिर्फ बातों की हद तक नहीं, मगर एक बहुत बड़ा महकमा PWD, जिसको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, पाक PWD, उसकी तहलील जो है उस पर अमल दरामद शुरू हुआ। और वजह क्या थी कि एक करप्शन का ज़रिया था और बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीमों के फ़ंड इस महकमे के ज़रिए लगाए जाते थे। तो उन्होंने ज़रूरी समझा कि कई सौ अरब रुपए की बचत इस तरह हो सकती है, तो इस महकमे को तहलील किया। आज हमारे 2 पुराने दोस्त, मेरे बहुत ही मोहतरम बड़े भाई शाहिद खान अब्बासी साहब और दूसरे बहुत ही मोहतरम भाई मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि जी बातें तो की हैं, तो इस हवाले से किया क्या है। तो मैं सिर्फ उनकी इतला के लिए अर्ज़ है, हद अदब में रहते हुए हमारे भाई हैं, कि ना तो कोई 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में कोई MNS MPs को दिया गया है, ना इसका कोई इरादा रखा है। यानी 1500 अरब रुपए का टोटल आपका PSDP जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है, शायद किताब ठीक नहीं पढ़ी दोनों साहिबान ने। और ये कहना कि जी ये सारा वेस्ट होता है, करप्शन में जाता है। MNS MPs बहुत ऑनरेबल लोग हैं, मेजॉरिटी उनकी। और जब पाक PWD का महकमा जो स्कीमें एग्जीक्यूट करता है वो तहलील किया जा रहा है, तो ये शाहिद साहब ने कहा जी वो अखराजात में कमी, तो अखराजात में कमी ऐसे ही होती है जब आप इस तरह के महकमों को ख़त्म करते हैं। और डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर एक कमेटी बनाई गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर ख़जाना की सरबराही में। उनका काम ही ये है कि वो डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पे काम करें। अब जब PWD का महकमा बंद हो गया और उसकी तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं,
और अखराजात में कमी की जा रही है, और ये गलत तासुर है 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है। इतनी एग्जैजरेटेड फिगर इन्होंने आज कोट की है, मैं हैरान हूँ कि ये फिगर कहाँ से आई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो काबीना के अरकान ना तनख्वाह ले रहे हैं ना मरात ले रहे हैं, और ट्रैवल के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने ना सिर्फ काबीना के अरकान बल्कि वज़ीर आज़म ने खुद कभी बतौर वज़ीर आज़म ना तनख्वाह ली है ना वो मरात लेते हैं, और ये शुरू से उनकी आदत है। तो अखराजात में कमी के हवाले से काबीना ने सबसे पहले एग्जाम्पल सेट किया। फिर ये जो महकमों को जम किया जा रहा है, मैंने एक लेटर लिखा है कि कल्चर के महकमे को इंफॉर्मेशन के महकमे में जम किया जाए। किसी ज़माने में आपको याद होगा कि इंफॉर्मेशन और कल्चर एक ही महकमा था और एक ही उसका काम था, तो ये भी ज़रूरी था कि इस तरह के भी इक़दाम किए जाए। मैंने एक लेटर लिखा वज़ीर ख़जाना को, और डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग की जो कमेटी है उसमें ये भी कंसिडर होगा। बहुत सारे महकमे बंद होंगे, डिविजन्स बंद होंगे, उनको जम किया जाएगा। उनका वही काम, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम किया मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने नारकोटिक्स का जो डिवीज़न है वो बंद करके उन्होंने कहा मैं इंटीरियर के थ्रू चलाऊँगा, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। तो देखिए अखराजात में कमी तो वाज़े तौर पर की जा रही है। अब मुझे ये बताइए, आप खुद तो ऑब्वियसली आपकी बहुत बड़ी एयरलाइन है, आपको पीआईए का जिक्र करना चाहिए था कि पीआईए की जो निजकारी है तेज़ी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है, और इस वक्त जो पोटेंशियल बिडर्स हैं प्री क्वालिफाइड, उनको पीआईए की मुख्तलिफ साइट्स का दौरा कराया जा रहा है। पीआईए के जो एसेट्स हैं वो उनको दिखाए जा रहे हैं। तो कानून के मुताबिक ये इंशाल्लाह ताला अगस्त के महीने में हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है बड़ी तेज़ी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा और बड़ी शफाफ तरीके से पहुँचेगा। तो ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की जो निजकारी है, प्राइवेटाइजेशन है, उसमें बड़ी तेज़ी आई है। तो ये ज़रूर जिक्र करना चाहिए था कि ये एक अच्छा कदम है, और इसकी तारीफ़ हम तवक्को रखते हैं कि आप इसकी तारीफ़ करेंगे। आप एक पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान के मसाइल को समझते हैं, आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं। आप में से एक वज़ीर आज़म रहा है, वज़ीर पेट्रोलियम रहा है, एक वज़ीर ख़जाना रहा है मुश्किल तरीन हालात में, क्योंकि जब मिफ्ता साहब वज़ीर ख़जाना थे तो महंगाई तब बहुत ज़्यादा थी, आज बहुत कम हुई है। तो पिछले साल के 38% के मुकाबले में अब जब 11% हो गई है, तो इसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी उन्होंने कंजूसी से काम लिया। उनको इन इक़दामात की, डाउन साइजिंग की, राइट साइजिंग की, प्राइवेटाइजेशन की, महकमों के बंद होने की, जम होने की तारीफ़ करनी चाहिए थी। महंगाई में जो एक खातिर खा इजाफा हो, देखिए कोई भी तबका जो होता है उसको ऑब्वियसली जब आप टैक्स लागू करते हैं तो उस पे उसकी उनकी तबीयत पे नागवार गुजरता है। मगर मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए जो इस दफ़ा 13 ट्रिलियन का रेवेन्यू का टारगेट है एफबीआर का, उसको अचीव करने के लिए क्या हुआ। एफबीआर में जो लीकेजेस और लूप होल्स थे, वज़ीर आज़म साहब ने खसूसी दिलचस्पी लेते हुए, कारंदाज एक फर्म है जो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फंडेड है, 1 रुपया हुकूमत पाकिस्तान का नहीं लगा, और एफबीआर की डिजिटाइजेशन की तरफ मामला चल पड़ा है, तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। और मैकेंजी कॉरपोरेशन जो दुनिया की टॉप कंसल्टेंसी फर्म है, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इस वक्त डिजिटाइजेशन कर रही है, उस पर काम कर रही है। तो ये भी एक मेजर है जो मैं समझता हूँ कि आपको आज तारीफ़ करनी चाहिए थी कि देखें कि बगैर हुकूमत के कोई पैसा लगाए मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू एक वज़ीर आज़म ने अपना माइंड अप्लाई किया और समझा कि कई सौ अरब रुपये बचाए जा सकते हैं। तो इसको अखराजात में कमी कहते हैं कि जब आप इस तरह के इक़दाम लेते हैं कि हुकूमत का पैसा भी ना लगे और कई सौ अरब रुपये हुकूमत का बच जाए, ये शहबाज शरीफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। तो ये भी खुशाइन बात है, इस पर भी तारीफ़ बनती थी। और मैकेंजी कॉरपोरेशन जो काम करेगा वो बड़ा टॉप नॉच करेगा, दुनिया की बेस्ट फर्म्स में से एक है। तो जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रही है, डिजिटाइजेशन हो रही है, जहाँ पे डाउन साइजिंग हो रही है, जहाँ राइट साइजिंग हो रही है, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ मूव किया जा रहा है, तो ये तमाम वो स्टेप्स हैं जिससे देखिए इकोनॉमी की सिमत का तयन होगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो किरदार वो अदा कर सकते थे कि कम से कम जो है वो टैक्स लागू किया जाए। और कई दफ़ा आप नेगोशिएशंस में होते हैं और ऑब्वियसली जब आप एक फ़ंड के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो उनका अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन है।
तो कई दफ़ा डिमांड बहुत ऊपर की होती है, मगर वो फिर नेगोशिएशन के थ्रू डिमांड को नीचे लाया जाता है। कई टैक्सेस जो हैं वो मुझे पता है कि कई टैक्सेस 45% से 35% पे लाए गए। और देखिए जो एग्जाम्पशंस दी गई हैं, मैं बड़ा क्लियर उसके ऊपर कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती कावे से सोलर पैनल पे कोई टैक्स नहीं लगा। लेट मी बी वेरी क्लियर कि ना सोलर पैनल पे टैक्स लगा है, ना टेक्स्ट बुक्स किताबों पे कोई टैक्स नहीं लगा, पेंशनर्स की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगा, फर्टिलाइजर पे, खाद पे और पेस्टिसाइड पे जो ज़रूरी अद्वियात हैं उन पे टैक्स नहीं लगा। और ये बड़ा जान जोखों का काम था, आसान काम नहीं था। मगर मैं समझता हूँ कि एक बाहिम्मत वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, जो ना सिर्फ इस मईशत की सिमत को ठीक करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कौम खुशहाल हो और एक खुद इंसार खुद मुख्तार कौम बने। तो ऑब्वियसली फैसले कई बड़े मुश्किल थे, मगर उसके अलावा आप देखें चैरिटेबल हॉस्पिटल्स पे कोई टैक्स नहीं लगने दिया वज़ीर आज़म ने। मैं ये बिल्कुल क्लियर हूँ, उस पर मैंने अपनी ये क्योंकि ये विटनेस किया तो मैं चाहता था कि आपके सामने ये रखूँ। हेल्थ इक्विपमेंट पे कोई टैक्स नहीं लगा, स्टंट्स वगैरह पे। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो लागू नहीं की गई और उसको भी 60 रुपये की जो एक प्रेजेंट लेवल है उस पर मेंटेन किया गया और एक कंटिंजेंसी मेजर, एक गुंजाइश 10 रुपये की रखी गई जो लागू शायद ना हो। तो मैं समझता हूँ वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप था। अब देखिए जहाँ पे ये सारी एग्जेम्पशंस जो हैं वो ली गई हैं कि इन तमाम शोबाजात पे, तमाम अशिया पे टैक्स ना लगे, तो इसके लिए बड़ी टफ नेगोशिएशंस भी करनी पड़ी, बड़ी ज़ाती दिलचस्पी भी लेनी पड़ी। और मैं ये समझता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज दिया है कि जो इंडस्ट्री है उसको 38 रुपये फी यूनिट जो बिजली की फराहमी है वो बहुत बड़ा रिलीफ है, तारीखी रिलीफ है जो दिया गया है। और ये इंडस्ट्रियल पैकेज जो है इससे एक्सपोर्टर्स को बहुत मदद मिलेगी। कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं कि जी एक्सपोर्टर्स पे टैक्स लग गया। जो एक्सपोर्ट वाला टैक्स है वो सिर्फ मुनाफे के ऊपर है। कोई एक्सपोर्टर अगर मुनाफा नहीं कमाएगा तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो मुनाफे के ऊपर है कि मुनाफा कमाएंगे तो वो टैक्स लागू होगा। मिनिमम वेज में 15% इजाफा किया गया है, वो भी आपके सामने है। उसको 32,000 से 37,000 किया गया है। और मैं चाहूँगा कि इसका अक्रॉस द बोर्ड, मैं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से भी मुल्तमिस हूं, उनसे मैंने एक मीटिंग की, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी APNS से भी मीटिंग की कि मीडिया वर्कर्स, रिपोर्टर्स के हवाले से भी ये मिनिमम वेज का भी जो इतलाक है ये भी होना चाहिए। और अगर कोई डेफर्ड पेमेंट्स हैं उनकी क्लैरिटी भी ज़रूरी है। और इस पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PBA का भी और APNS का कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि रिपोर्टर्स का, मीडिया वर्कर्स का इस्तेहसाल नहीं होगा और इसमें वो भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे। उस पर उनकी शुक्रगुजार भी हैं और मिल के इस चीज़ पे उनके साथ काम भी करेंगे। तो मीडिया वर्कर्स, कैमरामैन उसी में आते हैं, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, ड्राइवर्स, मीडिया वर्कर की जब मैं बात करता हूँ तो तमाम लोग उस कैटेगरी में आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए जब ये सारी एग्जेम्पशंस भी जो दी गई हैं, सैलरीड क्लास के ऊपर बात हुई, देखिए हायर सैलरी स्लैब्स के ऊपर यकीनन जो है वो एक टैक्स की परसेंटेज लगी है और हायर साइड पे लगी है। 1 लाख रुपया तनख्वाह वाले पे 1200 रुपये जो है वो टैक्स लगाया गया है। तो जो जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है उनको मजमूई तौर पे 2400 या 2500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। एंड जैसे ये सैलरी बढ़ती है तो उसका टैक्स इंसिडेंस भी जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे हुकूमत डाउन साइजिंग भी कर रही है, राइट साइजिंग कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, डिजिटाइजेशन कर रही है, ये तमाम वो स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं जिस पे वज़ीर आज़म का एक विजन है, एक एम है कि इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना। देखिए ये PDM के दौर में डिफ़ॉल्ट से बचा के मुल्क को इस नहज पे लाना और इस लेवल पे लेके आना कि जहाँ पे तजारती खसारा कम हुआ है, जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे जो पहले कभी 15 दिन के होते थे इमरान खान के दौर में, वो अब 2 महीने के ज़खायर आपके पास हैं, वो $9 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। और आपकी IT एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड हाई पे हैं। और देखिए स्टॉक एक्सचेंज का हर रोज़ उसमें तेज़ी का होना, उसमें पॉइंट्स का इजाफा होना, नए रिकॉर्ड्स बनना, 78,000 क्रॉस कर जाना, ये इस बात की दलील है कि ये बजट जो है ये मुस्बत सिमत में एक कदम है और बिजनेस कम्युनिटी ने और ताजरों ने इसको एक्सेप्ट किया और ये मार्केट का एक कॉन्फिडेंस है कि जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आती है। तो वज़ीर आज़म का ये विजन है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF का और हमें इसके बाद दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। मगर
ये बड़ी टफ नेगोशिएशंस के बाद जो कंसेशंस मिले हैं वो लिए गए हैं, और इकॉनमी की रिवाइवल में, इकॉनमी की आगे प्रोग्रेस के अंदर हर जो मुमकिन कदम है वो उठाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि महंगाई अगर एक साल के अंदर 38 से 11% के ऊपर आई है और 13% एक्सपेक्टेड थी, फिर भी 11% हुई है, तो देखिए टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए जो नॉन फाइलर्स के हवाले से बजट के अंदर प्रोविजन रखी गई है, देखिए अब फाइलर्स की तरफ लोगों को आना होगा, फाइलिंग की तरफ आना होगा, नॉन फाइलर से फाइलर बनना होगा। बिकॉज हमने देखिए टैक्स नेट को ब्रॉडन करना, ये नहीं हो सकता कि जो टैक्स अदा ना करें उनका बोझ टैक्स अदा करने वालों पर डले। ये अब रविश ख़त्म होना होगी। आपको देखिए लगभग जो है वो 30,000 जो रिटेलर्स जिन्होंने रजिस्टर किया है, खुशाइंद एक कदम है और उसको वेलकम करते हैं। और हम समझते हैं कि जितनी लोग फाइलिंग की तरफ आएंगे और फाइलर बनेंगे उतना वो मईशत में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। टैक्स तो देना है, और अशराफिया को जो टैक्स किया गया कोई होली काउज नहीं है, कोई एलीट कैप्चर नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इधर इस्लामाबाद में बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया गया है, तो ये सारे अशराफिया के ऊपर टैक्स हैं जिसका बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ये ज़रूरी समझा कि फार्म हाउसेस पे बड़े घरों के ऊपर टैक्स लगाया जाए। इस्लामाबाद के अंदर ऐसी भी जगह मौजूद हैं इसी F6 सेक्टर के अंदर के सवा अरब रुपए के घर आपको यहाँ पे मिलते हैं, वो भी तो किसी ने खरीदे हैं ना। तो जो शख्स सवा अरब रुपए का घर खरीदने की हैसियत रखता है तो उसको टैक्स भी उस हिसाब से देना चाहिए। तो ये कुछ टैक्सेस हैं जो अशराफिया पे लगाए गए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि टाइम के साथ साथ जहाँ जहाँ फिस्कल स्पेस अवेलेबल होगी रिलीफ दिया जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि इकॉनमी की बेहतरी सब चाहते हैं, मगर टैक्स में जो टैक्स अदा करना है वो हर कोई नहीं चाहता कि हम टैक्स अदा करें। तो इसलिए फाइलर्स की तादाद में इजाफा होगा तो टैक्स की एक बेस बढ़ेगी आपकी। टैक्स बेस के बढ़ने से, और जब FBR की डिजिटाइजेशन हो जाएगी, लूपहोल्स ख़त्म होंगे, तो हम ये समझते हैं कि एक बड़ा रोबस्ट और एक बड़ा मौसर निज़ाम बनेगा टैक्स कलेक्शन का भी और टैक्स नेट को ब्रॉडन करने का भी। तो इस हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि आने वाले महीनों में जो मईशत के हालात हैं मज़ीद बेहतर होंगे। जिस तरह मैंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी है, तजारती खसारा कम हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, महंगाई में एक वाज़े कमी जो हुई है, तो मिनिमम वेज को बढ़ाना, ये भी फेडरल गवर्नमेंट इसमें लीड ली कि इसको 32 से 37,000 किया गया। और तमाम मैं प्राइवेट इदारों से भी मुल्तमिस हूँ कि इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और ना सिर्फ ये, जो ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% जो इजाफा है उसकी भी लीड गवर्नमेंट ने ली। पेंशनर्स पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। तो मैं ज़रूरी समझता था कि आज हमारे दो दोस्तों ने भी इस पर बात की, तो उनकी खिदमत में भी ये गुजारिश है कि आप हर आती जाती हुकूमत का हमेशा हिस्सा रहें। जब भी नून लीग की हुकूमत आई है और आपने बड़ा मुस्बत किरदार भी अदा किया है, मगर आज भी जब आप हमारे साथ बैठे होते थे, जिन अच्छी चीज़ों पे आप कमेंट करते थे, आज भी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सराहना चाहिए। ठीक है, आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान किया है, वो आपका राइट है, मगर आपको क्या डिजिटाइजेशन पे एतराज़ है कि FBR की डिजिटाइजेशन क्यों की जा रही है? क्या PIA की प्राइवेटाइजेशन पे एतराज़ है कि क्यों की जा रही है? क्या इस बात पे एतराज़ है कि मिनिमम वेज को बढ़ाया गया है? क्या इस बात पे एतराज़ है कि 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं? क्या इस बात पे एतराज़ है कि फर्टिलाइज़र पे, पेस्टिसाइड पे कोई टैक्स नहीं लगा, या टेक्स्ट बुक्स पे टैक्स नहीं लगा, सोलर पैनल्स पे टैक्स नहीं लगा, अद्वियात पे जो मेडिकल इक्विपमेंट है उस पे जो है वो टैक्स कोई खातिर खा ज़्यादा नहीं लगा? आपको किस बात पे एतराज़ है? अगर आपको एतराज़ है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं और 2 महीने का कवर है, क्या आपको एतराज़ है कि महंगाई 11% पे आई है? आपको एतराज़ किस बात पे है? आपको एतराज़ इस बात पे है कि तजारती खजाना कम हुआ है? तो ये कुछ चीज़ें जो सराही जानी चाहिए थी, मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को, उन्होंने भी कैमरे के ज़रिए हमारे तक पैगाम पहुँचाया, तो हम भी कैमरे के ज़रिए गुजारिश करते हैं कि जो सराहने वाली बातें हैं उनको सराहा जाए, और जो अवाम के हक़ में फ़ैसले किए गए हैं उन पे बात की जाए कि जी ये अच्छे आपके मुस्बत जो हैं वो इक़दाम आप कर रहे हैं। तो ये कुछ इक़दाम थे जो मैं चाहता था कि एक इस पर मज़ीद क्लैरिटी भी आ जाए, और वज़ीर आज़म का जो विज़न है कि इस मुल्क में मिडिल क्लास को और जो मुतवसत तबका है उसको सपोर्ट करना है और शराफिया पे टैक्स लगाना है,
उस तरफ हम बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और ये टैक्स फाइलिंग का सिस्टम जब बेहतर होगा, FBR की डिजिटाइजेशन होगी, तो आप देखेंगे कि जो हमेशा से हर हुकूमत की ख्वाहिश होती थी कि टैक्स नेट को ब्रॉडन भी किया जाए, टैक्स के निज़ाम को मौसर भी किया जाए, पहली दफ़ा होने जा रहा है। और जो एग्जाम्पशन भी दी गई हैं बड़ी सोच समझ के, बड़ी अरक्रेज़ी के बाद दी गई हैं। तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो मईशत मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। जिस तरह डिफ़ॉल्ट के दहाने से बचा के हम इस पॉइंट पे लेके आए हैं, इकॉनमी बेहतर होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला एक खुद मुख्तार, खुशहाल और एक रोशन मुल्क बनेगा और इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। टैक्स देना हर पाकिस्तानी पर जो है वो जब लगता है तो वो फ़र्ज़ है कि जिन तबकात पे टैक्स लगाया गया है वो टैक्स की अदायगी भी करें। तो इसके लिए एक मौसर निज़ाम जो है वज़ा किया गया है और कोशिश की गई है कि शराफिया पे ज़्यादा टैक्स लगे और गरीब आदमी पे कम लगे। जिस तरह मैंने कहा कि 1 लाख तनख्वाह वाले पे 2500 रुपये टैक्स है, जब तनख्वाह 10 लाख से तजावज़ करती है उस पर टैक्स ज़्यादा है। इस बात को तस्लीम करना चाहिए। ये नहीं हुआ कि 20,000, 40,000, 50,000 तनख्वाह वाले पे टैक्स लगे। जिस तरह मिनिमम वेज की मैंने बात की, हुकूमत का काम था कि मिनिमम वेज को बढ़ा के 37,000 किया है, तो उस पर इंशाल्लाह ताला अमल दरामद में भी अपना किरदार अदा करेंगे। शहरियार खान सुनो न्यूज़ से आपने एक तो बताया जो वज़ीर आज़म और काबीना जो है वो तनख्वाह मराद नहीं ले रहे, तो एक तो उसका बता दें कि उसका क्या अब तक जो है असरात क्या हुए, कितनी जो है रकम की बचत हुई है। दूसरा सर, बिजली और गैस के बिल ने लोगों को परेशान किया हुआ है, लेकिन जब लोग और उनकी मुसीबतों में और परेशानी में इजाफा होता है, जब वो सुनते हैं कि जनाब इतने लोगों को फ्री बिजली मिलती है, तो कोई ऐसा सिस्टम भी है कि अब ये जो वफाकी वजीर है हमारे तवानाई के, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत करप्शन है SDO एक्सीएल लेवल पे, नीचे लाइनमैन पे, तो इसकी भी निजकारी का जी बिल्कुल सोच रहे भर में वो प्राइवेट बिजली भी ले सकते हैं जो लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी। इस पर वज़ीर तवानाई कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो जो एनर्जी के हवाले से प्राइसेस हैं उस पर बड़ी तफसील से आपको आगाह करेंगे। मगर ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उसमें इंतहा की करप्शन हुआ करती थी और अभी भी जो है वो उसमें खातिर खा कमी हुई है, मगर उसको प्राइवेटाइज़ करने के हवाले से प्रपोज़ल आ चुका है। उसमें कुछ दिनों में मज़ीद पेशरफ्त होगी। इन बोर्ड्स को तहलील करके तो प्राइवेट सेक्टर के बोर्ड बनाए जाएंगे और उसमें बड़े स्किल्ड इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, जो माहिरीन हैं उनको लाया जाएगा और तभी जाके आप देखेंगे कि ये जो डिस्कोस हैं ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे। तो इस हवाले से जो है वो तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस न्यूज़। जैसा साहब ये तय करके जो बिजली के बिल है उसके ऊपर आज ताजर बरादरी भी हड़ताल पे है, अवाम का भी शदीद रद्द-ए-अमल है, खासतौर से स्लैब बनाए गए हैं उसके ऊपर जो है शदीद रिएक्शन है। दूसरा ये कि जो 2 भाई हैं उन्होंने आज पोलिटिकल पार्टी का ऐलान किया है जो 6 जुलाई से लॉन्च की जा रही है, उस पर भी कमेंट करें। देखिए इस पर वज़ीर तवानाई ने मुकम्मल वर्किंग कर दी है और एक तफसीली ब्रीफिंग वो आपको देने जा रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि कल सुबह जो है वो ब्रीफिंग तवानाई के हवाले से बिजली के बिलों पे वो दे दी जाए। और 2 हमारे भाई हैं जिन्होंने एक पार्टी बनाई है। देखें बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ने, हमारी पार्टी ने, शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा एक बड़े दिल का मुजाहरा किया। इसी के साथ पाकिस्तान नामा से फिलवक्त इतना ही।